हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हम लगातार, मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और हम लगातार सामान्य विज्ञान की एक सीरीज चला रहे हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से ही ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। अब इसमें एक खास बात है कि पब्लिकेशन ने प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से एक बुक निकाली है जिसमें 1990 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चनों का, चाहे वो यूपीएससी के क्वेश्चन हो या अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हो, लगभग 250 क्वेश्चन पेपर्स को एक साथ असेंबल किया है और 3500 से ज्यादा प्रश्न बनते हैं उनको। खास बात यह है कि चैप्टर वाइज एक तो अरेंज कर दिया गया है। चैप्टर वाइज अरेंज करते समय इसमें खास ख्याल क्या रखा गया है कि भाई टॉपिकल माइंड मैप को भी साथ में बना दिया गया। पहले माइंड मैप होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, उनके एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिए होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है मार्केट में, देखिए बड़ी समस्या ये है कि बुक्स में काफी सारी मिस्टेक्स रहती है। इस बुक को पूरा प्रयास किया गया है कि इसमें कहीं मिस्टेक ना हो। कई कई बार इसको रिवाइज किया गया है तो इसमें मिस्टेक नहीं है, इसको एरर फ्री बनाया गया है। नॉलेज को और भी, एक्स्ट्रा नॉलेज को भी साथ में ऐड ऑन किया गया है। और टोटल क्वेश्चनों की संख्या हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कुछ चीजें और भी हो सकता है, जैसे लेक्चर का फ्लो होता है उसमें कई सारी चीजों को ऐड करना होता है। तो उसको ऐड करने के लिए अलग से नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम के लिए होगा। इसलिए आप इस बुक को ले लीजिएगा, सामान्य विज्ञान की बुक है, इसको आप ले लीजिएगा अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से। और इस बुक में ही साथ में क्या करते जाइएगा, अच्छे पेज क्वालिटी है, तो जहां कहीं भी जैसे हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वहां पे कोई खास बात आई तो उसको वहीं की वहीं नोट कर डालिएगा। तो एक काम ये कर लीजिएगा। टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम देखेंगे आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं, आप वो सब मुझे बता दीजिएगा। भी थोड़ा लेट हो जाता है सेशन, उसकी थोड़ी सी वजह है, टेक्निकल वजह है। हम एक दो दिन में इसको पूरी तरह से रेगुलर कर डालेंगे। अब देखिए, शुरू करते हैं। तो शुरू में हमको पता चलता है इस टॉपिक के अंतर्गत कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है। देखिए असल में क्या है कि जब ब्रह्मांड बना तो टोटल 4 तरह के बल बने। उनमें से एक बल था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल था वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बल था जिसका नाम था नाभिकीय बल, नाभिकों के बीच में या एटम सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल, और चौथा था वीक फोर्स या कमजोर बल। तो ये 4 बलों को मूल बल कहा जाता है क्योंकि इनकी सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मांड जब बना। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम बात करें तो ये क्या है, क्षीण प्रकृति का एक बल है। मतलब ये कमजोर बल है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चुंबक की तरह नहीं है कि एकदम से चीजों को अट्रैक्ट कर डालेगा। द्रव्यमान के कारण दो पिंडों के बीच आकर्षण बल, असल में ये क्या होता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की यहाँ पे बात हो रही है। इसका मतलब ये बल उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा पदार्थों का द्रव्यमान होगा। अब पृथ्वी है, सूरज है, इनके द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी सूरज के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। इस पेन को अगर मैं गिराऊंगा तो ये पेन पृथ्वी की तरफ खिंचा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पेन का भले द्रव्यमान कम है लेकिन जो दूसरा पिंड है पृथ्वी, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे हाथ के बीच में और पेन के बीच में मुझे कोई बल महसूस नहीं हो रहा। उसकी वजह कि पेन का भी द्रव्यमान बहुत कम है और हाथ का द्रव्यमान भी बहुत कम है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, मतलब कि जब त्रिज्या बढ़ेगी तो बल क्या होगा, घटेगा। वस्तुएं जितनी पास पास होंगी बल उतना ज्यादा लगेगा, दूर दूर होंगी बल उतना कम लगेगा। ये जो कैपिटल जी है ये एक फिक्स कांस्टेंट है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जाना जाता है। और हेनरी कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज करी। 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो ये हुई हमारी एक एक्स्ट्रा बात। सॉरी, यहां दे भी रखा है। ओके, गुरुत्व केंद्र की बात करें तो वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई ये वस्तु है तो भाई पूरा जो द्रव्यमान बिखरा पड़ा होगा ऐसे करके, लेकिन अब कैलकुलेशन में तो मान लीजिए हमने यहां से इसको कैलकुलेट करना है तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट नजदीक पड़ेगा और ये वाला पॉइंट काफी दूर पड़ेगा, ये पॉइंट किसी और दूरी पर होगा, ये किसी और दूरी पर होगा। हम क्या करेंगे, बार बार हर एक पार्टिकल की कैलकुलेशन से बचने के लिए ये मान लेंगे कि माना इस वस्तु का द्रव्यमान यहां काम करता है, सारा का सारा द्रव्यमान हम कहां पर मान सकते हैं, उसको कह देंगे द्रव्यमान केंद्र। और जब भार के रूप में कहेंगे तो उसी को कह देंगे गुरुत्व केंद्र। क्योंकि पृथ्वी जो भार लगाती है वो क्या कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया भार या बल गुरुत्व कहलाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है पीसा की झुकी मीनार। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई पीसा की झुकी जो मीनार है वो झुकी हुई है, वो गिर क्यों नहीं रही है। उसकी वजह है, गिरने से बचने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो गुरुत्व केंद्र नीचे से नीचा होना चाहिए,
दूसरा, गुरुत्व केंद्र से जो ऊर्ध्व लाइन जाएगी वो हमेशा आधार या पैरों से होकर के गुजरनी चाहिए। इसलिए जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आगे की तरफ झुक जाते हैं, पहाड़ से जब उतर रहे होते हैं तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो यहां तक ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या होगा कि बल जितना, द्रव्यमान जितने ज्यादा होंगे वो बल उतना ज्यादा होगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना वो कम होगा। अब हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण की, तो भाई कोई भी चीज अगर गिरेगी तो उसकी वेग लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी, मतलब उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये जो वेग बढ़ रहा है, अगर ये पृथ्वी के आकर्षण की वजह से बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, मतलब कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि के कारण त्वरण। इसका सामान्य जो मान लिया जाता है वो 9.8 ले लिया जाता है, हालांकि इसका मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो जी का मान घटता हुआ जाएगा, इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, जी डैश माइनस जी, सॉरी जी डैश बराबर जी माइनस 2gh अपॉन आर ई, या मोटा मोटी आप याद रखना चाहें, और अगर गहराई बढ़ेगी तो भी जी का मान घटता जाएगा। पृथ्वी अगर तेज घूमना स्टार्ट कर देगी तो भी जी का मान घटता हुआ जाएगा। हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो भी जी का मान घटता चला जाएगा, इस तरह से। और अगर हम बात करें पृथ्वी से, अगर हम मान लीजिए ध्रुव पर होंगे तो ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है इसलिए जी का मान ज्यादा होगा। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तब भी जी का मान घटता चला जाएगा। हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे और चक्कर लगा रहे होंगे जैसे किसी सैटेलाइट के अंतर्गत, तो भी जी का मान शून्य हो जाएगा। जहां जी का मान शून्य हो जाता है वहां भारहीनता की स्थिति हो जाती है। एक लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाती है तो उसके अंदर भी भारहीनता की स्थिति होती है, अर्थात जी का मान शून्य होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमने अभी पढ़ा था एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो नियम है ये न्यूटन साहब द्वारा दिया गया था, और हम आगे चल के पढ़ेंगे केपलर के नियम। तो केपलर के नियमों का प्रयोग करके, खासतौर से तीसरे नियम का प्रयोग करके, इस समीकरण को न्यूटन साहब ने दिया था। अब इसमें एक गड़बड़ी रह गई थी, क्योंकि उन्होंने जी की सही वैल्यू इस्तेमाल नहीं की थी। तो इस जी का मान ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने सोने की 2 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए जी की सही सही वैल्यू प्राप्त करी थी। ऑप्शन आप लगा देंगे, आगे चलते हैं। देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नियम का प्रतिपादन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने गति के नियमों का भी प्रतिपादन किया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपसे, जैसे हमने देखा था जड़त्व का नियम, बल का निगमन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो 3 नियम भी इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। गैलीलियो इटली के भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था, ये अभी हमने चर्चा करी। कोपरनिकस, उन्होंने ये बताया था कि पूरी दुनिया का केंद्र सूरज है। उनसे पहले ये माना जाता था कि पूरी दुनिया का केंद्र पृथ्वी है, सारी चीजें पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। इन्होंने उस चीज को सुधार दिया था। ठीक, आइंस्टीन की बात करें तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे ये, और इनको सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आपने ये समीकरण खूब सुना होगा, mc स्क्वायर। इस समीकरण को यह कहा जाता है कि विश्व का सबसे ज्यादा प्रचलित सिद्धांत है। भारत में अगर हम कहें सापेक्षता का सिद्धांत, तो सापेक्षता का सिद्धांत भारत में नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अभी जैसे हम बात करें तो नार्लीकर एक साइंटिस्ट हैं भारत के, उनको आधुनिक भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इस तरह से कुछ और भी फैक्ट हो सकते हैं। सापेक्षता का मतलब होता है कि जैसे हम ट्रेन में, अगर एक ट्रेन चल रही हो या एक साइकिल चल रही हो 20 की स्पीड से, दूसरी भी 20 की स्पीड से चल रही हो, तो दोनों बराबर बराबर चलती रहेंगी। पृथ्वी के रेस्पेक्ट में तो दोनों चल रही होंगी, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं चलेंगी। 1 घंटे बाद भी दोनों एक दूसरे के बराबर पर ही होंगी। इसका मतलब एक दूसरे के सापेक्ष दोनों रुकी हुई हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक 10 की स्पीड से चले और एक चले 12 की स्पीड से, तो जो 12 की स्पीड से चल रही है वो हर सेकंड उससे 2 मीटर आगे निकलती चली जाएगी। मतलब जब समान दिशा में चलती हैं तो हमने क्या कर दिया, वेगों को आपस में घटा दिया, और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो हम वेगों को जोड़ देते हैं। यही जो चीज है इसको क्या कहा जाता है, सापेक्ष गति कहा जाता है, और इससे संबंधित सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। अब इसका आप आंसर दीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से उत्पन्न वेग गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, जिसके कारण किसी भी क्षण एक ही वेग रहता है। ठीक है, वेग एक ही रहेगा क्योंकि मास का कोई
उसमें फैक्टर होता ही नहीं है। जो जी का फॉर्मूला बनता है स्मॉल जी का, वो बनता है कैपिटल जी। अब मून अगर हम ले रहे हैं तो मून का ले लिया अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वस्तु का द्रव्यमान नहीं होता, इसमें होता है बड़े पिंड का द्रव्यमान। जैसे अगर पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, इनके द्रव्यमान के होते तो बड़े पिंड का द्रव्यमान होता है। इसलिए वेग क्या रहेगा, वेग समान रहेगा, भले चाहे जो भी कंडीशन क्यों ना हो। ये हमने पहले भी देख चुके हैं, गैलीलियो के नियम में भी इस बात को अगर आपको ऐसे समझना था, ऐसे समझ लीजिए। गैलीलियो ने भी क्या कहा था कि अगर हवा का घर्षण नहीं है तो दोनों वस्तुएं समान रूप में आएंगी, चाहे उनके द्रव्यमान चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, बस उनकी हाइट क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो भैया एक साइंटिस्ट हैं। अब इसमें से आप बताइए, आईएएस प्री में पूछा गया 1995 में, इसको डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्रह्म स्फुट नाम की किताब लिखी और उस पुस्तक में बता दिया कि भाई हर चीज जो भी है, संस्कृत के श्लोकों में उन्होंने लिख के बताया कि हर चीज जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर, हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ लगातार खींच रही है और वो एक आकर्षण बल की वजह से ऐसा हो रहा है। उस साइंटिस्ट का नाम हम देखेंगे ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही ये सब बता दिया था। ब्रह्मगुप्त कौन है? गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और बताया कि हर चीज को पृथ्वी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आर्यभट्ट की बात करें जो ऑप्शन में थे, तो वो गणितज्ञ थे, ये पटना में रहा करते थे। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर घूमती है, इस वजह से दिन रात होते हैं। पृथ्वी 365.24 दिन में अपना 25 1/4 कह सकते हैं आप, इतने दिनों में पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर करती है, अर्थात 4 साल बाद लीप ईयर आना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण असल में किस वजह से होते हैं। इन्होंने पृथ्वी की परिधि भी सही सही बताई और इन्होंने ही पाई का सही सही मान भी बताया था। वारामेहर की बात करें तो ये भी गणितज्ञ थे। इन्होंने पास्कल त्रिकोण की प्रसिद्ध संख्याओं की खोज की, जबकि बुद्धगुप्त गुप्त राजवंश के राजा थे। चलिए, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है और यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए समान होता है। अब आपको ये बताना है, तो कह रहा है सही नहीं है, तो अब आप बताइए, आगे देखते हैं। अब चलिए, ठीक, देखिए क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है कि डी सही नहीं है। उसकी वजह क्या बता रहा है कि भाई देखो, न्यूटन क्या कह रहा था? न्यूटन कह रहा था कि ये लगेगा m1 m2 पर निर्भर करेगा, मतलब द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि विश्व के जितने भी पिंड होंगे सभी पर ये एक समान होगा। डी में ये बोला गया है, देखिए डी ऑप्शन में यही तो बोला गया है, सभी पिंडों के लिए एक समान होता है, जबकि नियम क्या कहता है, अलग अलग होता है। तो गुरुत्वीय बल पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, अर्थात द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा तो ये बल भी बढ़ता चला जाएगा। ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। यही तो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो भैया कितना गुरुत्वाकर्षण लगता? तो मान लीजिए आज गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है F, तो अभी क्या है, ये मान लीजिए हो गया सन का द्रव्यमान और ये हो गया हमारा अर्थ का द्रव्यमान और ये हो गई उनके बीच की डिस्टेंस। वो कह रहा है कि जितनी है अगर दोगुनी हो जाती तो मान लीजिए तब द्रव्यमान लग जाता F डैश, तो भैया कितना हो जाता GMS ME। और क्योंकि द्रव्यमानों में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है, त्रिज्या दोगुनी करने के लिए कह रहा है, तो नीचे आ जाएगा 1/4 और बाकी का आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो MS ME अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो जाता, 1/4 हो जाता कैलकुलेट करके। ठीक है, इसी चीज को यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया गया है। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, वैद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। हमने अभी 4 मूल बलों की बात करी थी। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये कह रहा गुरुत्व चारों बलों में सबसे प्रबल है। नहीं, अभी स्टार्टिंग में कहा था कि ये तो सबसे कमजोर बलों में से एक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? जो प्रबल नाभिकीय बल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये सबसे प्रबल नहीं है। ये पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, गलत ही उसने पूछा है। ये कह रहा है वैद्युत चुंबकत्व सिर्फ
वैद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। ये कह रहा है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता या रेडियो एक्टिविटी का कारण है। फिर ये कह रहा है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, सबसे प्रबल नहीं होता गुरुत्व, गुरुत्व कमजोर बल होता है। देखेंगे दिए गए कथनों में ए सही नहीं है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा अगर ताकतवर बल पूछेगा तो कौन सा होगा, नाभिकीय जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो ये तो नहीं होगा, फिर जाहिर सी बात है। तो ये सबसे दुर्बल बल है। हमने शुरुआत में ही इस बात को कहा था कि कमजोर बल है। दो कणों के बीच गुरुत्व बल किसी कण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब पृथ्वी इस पेन को जितने आकर्षण के साथ खींच रही होगी, सूरज हो ना हो, चंद्रमा हो ना हो या कोई और भी पिंड आ जाए, पृथ्वी उसी ताकत के साथ इसको अपनी तरफ खींचती रहेगी। किसी पिंड के, मान लीजिए जैसे मेरा ये हाथ यहाँ आ गया तो हाथ इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। अगर ये हाथ नीचे की तरफ चला जाए तो हाथ भी इधर ही खींचेगा, पृथ्वी भी इधर ही खींचेगी। इससे पृथ्वी की आकर्षण क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कोई पिंड आ जाए या चला जाए। जबकि नाभिकीय प्रबल बल और समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम बल है। यह गुरुत्व बल से 10 की घात 38 गुना अधिक होता है। अब देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। हमने अभी इसको बताया था कि गुरुत्व केंद्र नीचे से नीचा होना चाहिए और जो ऊर्ध्व रेखा है वो हमेशा आधार से होकर के गुजरनी चाहिए, तो चीज नहीं गिरेगी। यह शीर्ष के भाग में पतली हो गई है, अरे इससे क्या मतलब पड़ता है, वो बड़े तर क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, नहीं। दो ही कंडीशन है बस, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, बिल्कुल। और कह रहा गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। असल में दोनों ही कारण सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ये दोनों ही वजह होती हैं। इसलिए देखेंगे आप डबल डेकर बस होती है, डबल स्टोरी वाली, तो उसमें नीचे की स्टोरी में खड़े होने की सुविधा है, लेकिन ऊपर की स्टोरी में आप सिर्फ सो करके जा सकते हैं, बैठ करके जा सकते हैं, खड़े होने की सुविधा नहीं दी जाती है। जहाज में सामान भरा जाता है तो भारी सामान नीचे और हल्का सामान ऊपर भरा जाता है। उसकी वजह भी यही है कि गुरुत्व केंद्र जितना ज्यादा नीचे से नीचा रहेगा, चीज में स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है। अब देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से गुजरती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर संपूर्ण भार कार्य करता है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो इसके गुरुत्व केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन वस्तु के आकार अथवा स्वरूप में परिवर्तन होता है तो गुरुत्व केंद्र भी बदल जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, गोले को अगर मान लीजिए आप शंकु बना देंगे तो जाहिर सी बात है बदल ही जाएगा। तो दो कंडीशन है उसमें, एक तो गुरुत्व केंद्र नीचा होना चाहिए, दूसरी बात वो जो चीज है उसके आधार से होकर के गुजरनी चाहिए। इस आधार पर जो स्थायित्व होगा वो तीन प्रकार का हो जाएगा। एक को कहेंगे स्थायी स्थायित्व, जैसे कि मान लीजिए एक इस तरह का कोई कोन है, उसको आप हिला देंगे तो वो हिलते 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 धीरे धीरे फिर जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। एक होता है अस्थायी। अस्थायी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोन को उल्टा खड़ा कर दिया जाए, इसको आप एक बार हिला देंगे तो हिल के ये गिर ही जाएगा, खत्म, लौट करके पुरानी कंडीशन में नहीं आएगा। इसमें क्या था एक्चुअली, ये गिरा क्यों क्यों क्योंकि इसका एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था, दूसरा इसका जो आधार लाइन से होकर के नहीं जा रहा था ये, तो ये दो कारण है। तीसरा है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का क्या है, जैसे गेंद है भाई, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसको आप लुढ़का देंगे तब भी सेंटर ऑफ मास उतनी ही ऊंचाई तक रहेगा और हमेशा आधार से भी जाएगा। इसका मतलब गेंद को कोई फर्क नहीं है, वो जिस स्थिति में आप उसको रोकेंगे उसी स्थिति में वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगी। इसको उदासीन संतुलन की अवस्था कहते हैं। अब चलिए आगे, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन। अच्छा देखिए, जो पिछले में था उसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, तो उसमें कोई ये गलत नहीं है, उसको जरूर चैलेंज किया गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दो कंडीशन होती हैं, दोनों की दोनों अगर फॉलो होंगी तो ही वस्तु क्या रहेगी, उसमें रहेगी संतुलन या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रह पाएगी। कह रहा है गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में टी समय और विस्थापन का विवरण दर्शाया गया है, तो इनमें से कौन सा एक सही है। कह रहा है देखिए टाइम आगे बढ़ता है, विस्थापन आगे बढ़ता है। मुक्त रूप से गिर रहा है तो 0 से स्टार्ट किया उसने, ठीक है। फिर कह रहा है मुक्त रूप से गिर रहा है तो कि भाई टाइम बढ़ता जाता है, विस्थापन घटता जाता है। तो कैसे, विस्थापन नहीं घट सकता ना भाई, विस्थापन तो ऊपर से गिर रहा है, सीधी रेखा में गिरेगा तो बढ़ता चला जाएगा, हालांकि यही हो जाएगा। मुक्त रूप से गिर रहा है तो
ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन शुरुआत में ही इसमें एक डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया गया है, अपने आप में ये क्या हो जाएगा, ये चैलेंजिंग टाइप हो जाएगा, मतलब बात हो जाएगी। और इसमें भी नहीं कि पहले धीरे धीरे गिरेगा फिर उसका विस्थापन टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। कायदे में क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। हालांकि अब अगर इनमें देखा जाए तो ये तो 100% गलत हो जाएगा। ग्राफ वाले चित्रों में इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि जो कोई चीज गिरती है तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने फॉर्मूले पढ़े थे, हाफ ए टी स्क्वायर। असल में अगर सीधे सीधे गिर रही है तो ये हो गया, पर जब कोई चीज गिर रही होती है तो उसमें टी स्क्वायर का रिलेशन बनता है। टी स्क्वायर का रिलेशन बनता है तो पहले चीज मतलब कैसे बढ़ रही होगी, धीरे धीरे। अब जैसे पहले एक है तो एक का स्क्वायर एक, फिर दो हुआ तो दो का स्क्वायर चार, फिर तीन हुआ, यहां तो देखिए एक एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 9, और इधर 4 हुआ तो इधर हो गया 16। अब देखिए इधर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ तक, फिर उसके बाद अचानक से जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा गैप और बढ़ता चला जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये इक्वेशन लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, सापेक्ष परवलय का समीकरण है तो परवलयाकार मान ही हो जाएगा। सीधा वाला इक्वेशन कहां रहेगा, जमीन पर चलने वाली चीज के लिए उसको कुछ हद तक सही मान लेंगे। अब चलते हैं आगे। यदि एक पंख एक बार रबर की गेंद, सॉरी, एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक साथ साथ गिर रहे हैं, तो भैया इसमें गैलीलियो का जो दूसरा नियम है वो आप लगा दीजिए। वो नियम क्या कहता था कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली रूट एच। ना तो इसमें कहीं भी मास आता है और ना ही इसमें कहीं भी रास्ते की बात है कि किस रास्ते से जाना चाहिए, इसलिए समान ऊंचाई से कोई भी चीज गिराई जाएगी, और अगर घर्षण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि निर्वात ऑलरेडी कह दिया, तो उसके द्वारा जो समय होगा वो बराबर होगा। अब जो भी इनमें से ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। कह रहा है तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में इन पर जो प्रतिरोध होगा वो नगण्य होगा। इस वजह से तीनों, अभी हमने बात करी थी कौन सा नियम लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसकी वजह से। अब कह रहा है भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाती है तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। हालांकि वायु की अगर उपस्थिति हो जाएगी, हम जानते हैं हवा आ जाएगी तो क्या कर देगी, चीजों में घर्षण लगाना स्टार्ट कर देगी, जिससे चीजें रुकेंगी। तो भाई जो चीज क्या होगी, आकार में बड़ी होगी उस पर घर्षण ज्यादा लग जाएगा, जो आकार में छोटी होगी, जैसे मान लीजिए किसी का द्रव्यमान ज्यादा होता है या किसी का घनत्व ज्यादा है तो आकार छोटा रहेगा समान द्रव्यमान होने पर। और मान लीजिए हम लेने लगेंगे ऐसी चीज जैसे पतंग गिरा दी जाए, एक मान लीजिए कंकड़ गिरा दिया जाए, तो भाई कंकड़ का आकार छोटा है तो वो तुरंत गिरेगा। पतंग है तो हवा से घिसते हुए धीरे 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 आएगी तो टाइम ज्यादा लेगी। तो हवा वाले केस में तो ऐसा होगा, लेकिन अगर हवा नहीं है तो सब एक साथ ही आएंगे, चाहे उनके द्रव्यमान जो भी हो। कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान हो जाएगा। ये 2003 में पूछा गया था। तो भैया स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला था, अभी हमने लिखा था GME/R²। देखिए जब भी आपसे ये सब कहा जाए तो इसका मतलब क्या है, ये आपका हो जाएगा -2, या ऐसे कह लीजिए कि R²। देखो ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं इस तरह की जब क्वेश्चन करते हैं, तो ये हो गया आपका की पावर -2, ये आगे आ जाएगा और R का परसेंटेज आप निकाल लीजिए। वो कह रहा है 1% बढ़ जाता है, 1% ये क्या हो जाए, सॉरी कह रहा है कम हो जाती है, कम हो जाएगी तो -2 और -1%, इसका मतलब +2%, तो क्या हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। कैलकुलेट कर लिया हमने 2% की वृद्धि। ठीक है, सीधा सीधा, इतनी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए कि कौन चीज नहीं बदल रही है, ये चीज नहीं बदल रही है तो बाकी सबको छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए -2। अब वो क्या कह रहा है, ये जो पावर है इसको आगे ले लेते हैं। इस तरह के केस में पावर आ गई और यहाँ परसेंटेज लिख दिया। अगर ये बढ़ रही होगी तो फिर क्या हो जाएगी, दूसरी चीज घट जाएगी, ये घट रही होगी तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिंपल फंडा है। कह रहा विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व केंद्र के कारण त्वरण होगा, इसको देखते हैं चलिए। कह रहा विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकंड से अधिक होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
कह रहा है नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, और कारण दे रहा है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर देता है, स्पष्टीकरण दे देता है। कह रहा है आर और ए दोनों सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। कह रहा पहला स्टेटमेंट जो है कथन वो सही है, लेकिन उसका रीजन गलत है। कह रहा है स्टेटमेंट तो गलत है भाई, लेकिन रीजन सही है। अब इसको देखिए, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब देखिए, कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण है, अर्थात अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। ज्वाला का मतलब है, देखिए, इस रूप में नहीं जलेगी, ऐसा नहीं नहीं जलेगी। मोमबत्ती जलाते हैं तो इस रूप में जलती है, असल में अंतरिक्ष में कैसी जलेगी? इस रूप में जलेगी। अब उसका बताता हूं क्या करना है, और ये सब किसकी वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। देखो, कोई भी चीज गर्म होती है तो वो ऊपर उड़ के जाती है, तो हम ऑलरेडी पहली क्लास में इस बारे में बात कर चुके हैं। तो यहां से गैस जाएगी ऊपर उड़ के, फिर क्या होगा कि जो ठंडी गैसें होंगी वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और फिर यहाँ पे क्योंकि खाली जगह हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की हवा उड़ गई है, तो वो चारों तरफ से हवा क्या करेगी? इस जगह को घेरने के लिए आएगी। इस वजह से एक संवहन धारा इस जगह पे बन जाएगी, और उस संवहन धारा की वजह से इस आकृति में एक लौ ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब क्योंकि वहां पे कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो जो हवा ऊपर गई वो ऊपर, जो नीचे आ गई वो नीचे, इसलिए वहां पे संवहन धाराओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, संवहन धाराएं नहीं बनेंगी। तो भैया गोल रूप में वो मोमबत्ती जलेगी, ना कि इस तरह से लौ के रूप में वो नहीं जलेगी। कारण आ गया समझ में, क्यों कारण सही है, क्यों कथन सही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द्रव्यमान तथा भार के एक रिलेशन की बात कर रहा है। कह रहा है द्रव्यमान क्या होता है? भाई हमने गैलीलियो के नियम में पढ़ा था कि जड़त्व की माप को ही द्रव्यमान कहते हैं, और ये क्या बताता है? पदार्थ की कुल मात्रा को बताता है, और ये क्या करता है? हर एक स्थान पर ये अचर रहता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है, और ये अदिश राशि है। आपको कब ऐसी जरूरत पड़ी कि भाई आपको 1 किलो आलू चाहिए उत्तर दिशा में, 5 किलो आपको गेहूं चाहिए नीचे की तरफ, ये तो कभी दिशा बताने की तो जरूरत पड़ी नहीं। इसका मतलब द्रव्यमान में दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और जिन दिशाओं में जिन राशियों में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है उन्हें स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि कहा जाता है। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या माना गया है? किलोग्राम माना जाता है। बाकी सीजीएस में इसका मात्रक ग्राम माना जाता है, और एफपीएस में इसका मात्रक पाउंड माना जाता है। ऑलरेडी हम पिछली क्लासों में ये पढ़ के आ चुके हैं। अब भार की बात करते हैं। असल में क्या है कि जो अगर कोई भी चीज पे जो फोर्स काम कर रहा है, अगर उनमें से एक चीज अगर पृथ्वी है, तो पृथ्वी जितना भी फोर्स लगाएगी किसी वस्तु पर नीचे की तरफ, उसे उस वस्तु के भार के नाम से जाना जाएगा। सामान्य बोलचाल में भार और द्रव्यमान एक ही मान लेते हैं, लेकिन असल में भार अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। इसी चीज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये चीज हो जाती है जी के नाम से कह सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा? एफ, और इसी को फिर हम डब्ल्यू कह देंगे। इसका मतलब द्रव्यमान भार का मतलब होता है एम इंटू जी। तो वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचने वाला बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। क्योंकि जी का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लेक्चर में बताया था, तो जहां जी का मान ज्यादा होगा वहां पे भार भी ज्यादा होगा। विषुवत पर इसका मान सबसे कम होता है, क्योंकि विषुवत पर त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है पृथ्वी की। तो भाई जहां त्रिज्या ज्यादा होगी वहां पे जी का मान क्या हो जाएगा? कम, इसलिए भार वहां पे भी कम हो जाएगा। चंद्रमा पर तो भैया और भी कम हो जाता है जी का मान, 1/6 हो जाता है, इसलिए भार भी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। जितना पृथ्वी पर है उसका और 6 गुना कम हो जाएगा। ऊंचाई और गहराई पर भार कम हो जाता है। हमने अभी पढ़ा था कि हम ऊपर जाते हैं तो भी जी घटता है, नीचे जाते हैं तो भी जी घटता है, इसलिए वहां पे भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भार का मात्रक, क्योंकि भार क्या है? असल में बल ही है ना, तो बल का मात्रक तो न्यूटन ही रहेगा हमेशा, चाहे उसको भार कह दीजिए चाहे ग्रेविटी कह दीजिए, जो आपका मन हो कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कह रहा है चंद्रमा पर मानव का वजन, वजन मतलब भार, अब इंग्लिश अगर इसका रहेगा तो वेट अगर लिखा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। हाँ ये तो बात सही है। ये कह रहा है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अरे भाई ये कैसी बात होगी? तो ये गलत हो जाएगा। हर जगह गुरुत्वाकर्षण है, यूनिवर्सल लॉ है ना, ब्रह्मांड में हर एक जगह होगा, हर एक पदार्थ के बीच में ये लग रहा होगा।
ठीक, इसलिए ए सही आर गलत, जहां कहीं भी ऑप्शन होगा उसको देख लिया जाए। कह रहा है क्यों कि ये बात तो सही है कि 1/6 हो जाता है, जैसे ही हम चंद्रमा पर जाएंगे तो भार घट के 1/6 हो जाएगा, लेकिन कारण सही नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर 1/6 होता है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार 1/6 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण तो भैया हर जगह पे पाया जाएगा। इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का भार क्या होता है। कह रहा है ध्रुवों पर अधिक। अरे भाई भार छोड़िए, अब जी का याद रखिए। जी कहाँ पे हो सकता है, अगली बार क्वेश्चन भार ना पूछ के जी पूछ दे, तो जी कहाँ पे ज्यादा होगा वो देखिए। ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, हाँ भाई अधिकतम होता है। ये कह रहा है पृथ्वी की सभी जगहों पे एक समान होता है ना। ये कह रहा विषुवत रेखा पे अधिकतम नहीं, यहाँ तो न्यूनतम होता है। कह रहा मैदानी भागों के पे क्या पर्वतों पर, पर्वतों पर तो और ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर चढ़ते हैं तो जी का मान कम हो जाता है, जहां जी का मान कम वहां पे भार भी कम। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचेगा। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि मानव शरीर का भार ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि वहां पे पृथ्वी की त्रिज्या मिनिमम होती है। और फिर जी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अर्थात मानव का भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये हम अभी हम इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे देखेंगे भारहीनता की अवस्था में इसका मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा। कह रहा अधिक लंबा, गोलाकार, अधिक छोटा, वही रहेगा। इसका तो अभी आंसर हमने किया था। चलिए बढ़ते हैं। भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा। अरे अभी बताया था ना कि कोई संवहन धारा नहीं बनेगी, नीचे से हवा ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाएगी, ऊपर की ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे नहीं आएगी। अब गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो मामला कैसा होगा, जो कोई ना हवा ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो वो चारों तरफ फैलेगी, और जो भी चीज चारों तरफ फैलती है वो कैसे हो जाती है, गोल हो जाती है। अभी इसको एक्सप्लेन किया था हमने। तो आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार कह रहा है सब जगह समान होता है। अरे भाई फिर से वही चीज पूछ रहा है, कह रहा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अरे ध्रुवों पर त्रिज्या सबसे कम होती है, इसलिए ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कह रहा है विषुवत रेखा पर अधिक होता है। भैया विषुवत रेखा पर त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जी सबसे कम होता है, जहां जी सबसे कम होता है भार भी कम होता है। ये कह रहा है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। अरे फिर ये तो बस चेंज कर दिया, बाकी चीज वही है। पहाड़ों पे कम होगा, मैदानों में अधिक होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन पहुंच गए। अब एक्सप्लेनेशन अभी हमने इसका देखा था, ध्रुवों पर अधिक होगा त्रिज्या के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण की वजह से ये क्या होगा, ध्रुवों पर अधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान ध्रुवों पर अधिक, इसलिए वहां पे भार का मान भी अधिक होगा। क्योंकि जी का जो फॉर्मूला है वो कैपिटल जी एम ई मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन आर स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर क्योंकि ये न्यूनतम होती है, अगर ये न्यूनतम होगी तो ये अधिकतम हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर ये ज्यादा होती है, तो नीचे वाली चीज अगर ज्यादा होगी तो इसको फिर कम होना पड़ेगा। रिलेशन बिल्कुल सीधा सीधा है। अब क्वेश्चन की भाषा बदल बदल के वो आपके सामने प्रेजेंट करता रहेगा। आगे देखेंगे। कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। कह रहा है शून्य, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील और सभी गलत हैं। भाई गिराई जाएगी तो जी के मान में क्या होगा, लगातार सॉरी जी का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा, मतलब जी का मान लगातार बदलेगा। अब जी का मान लगातार बदलेगा तो भार भी क्या होगा, भार भी लगातार बदलता जाएगा। हाँ, अगर ये लिफ्ट के हिसाब से कह रहा है तो लिफ्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, लिफ्ट में अगर डोरी टूट जाती है और तब कोई चीज फ्री गिरती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा 0, तो उस कंडीशन में भार का मान भी 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से कह रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, बी का क्या करें, अपरिवर्तित रहेगा, नहीं भार नहीं, तो उसको फिर भार नहीं कहना चाहिए, उसको यहाँ द्रव्यमान लिखना चाहिए। द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान है, जब हिंदी में ट्रांसलेशन है ये, इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन अगर उसने मास लिख रखा है तब ये सही बात है। वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, तब ये बी ऑप्शन सही रहेगा। तो इसकी जगह पे फिर क्या होना चाहिए, मास या द्रव्यमान होना चाहिए। भार अगर लिखा है तो फिर तो ऑप्शन जाएगा शून्य की तरफ। ठीक है, गिरती हुई वस्तुओं का कोई भार नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ऊपर से गिरते समय वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे भाई होता है, अभी तो पढ़ा था हमने, ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का मान कम हो जाता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो भी, पृथ्वी से नीचे जाते हैं तब भी जी का मान कम हो जाता है। ध्रुवों पर अधिकतम, ये तो बदलता रहता है कंटिन्यूसली। इसलिए ये थोड़ा सा इसमें क्या है,
आप कह सकते हैं मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करने में थोड़ी गड़बड़ी है, मैं इसको सुधरवा देता हूँ। उसकी जगह पे आपको क्या कर लेना है, द्रव्यमान याद रखना है, द्रव्यमान के लिए सही बात है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो भाई चंद्रमा पर जी का मान हो जाएगा कम, जहां जी का मान कम वहां पे क्या हो जाएगा, भार भी कम हो जाएगा। हमारे दिमाग में एकदम ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो द्रव्यमान पृथ्वी पर होगा वो चंद्रमा पर भी होगा। तो अब जो भी ऑप्शन ठीक बैठता है, ये कह रहा भार बढ़ जाता है, नहीं 1/6 हो जाता है और कम हो जाता है इवन। कह रहा है उसका भार घट जाता है, कह रहा है भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, कह रहा है वो पूर्ण रूप से भार रहित हो जाते, नहीं, एक ही ऑप्शन 1/6 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ऑलरेडी हम जानते हैं, क्योंकि भार क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान के कम होने पर कम हो जाता है। भाई भार का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है वो m इंटू जी पढ़ रखा है ना, m चेंज हो नहीं सकता, इसका मतलब w किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ g पर। अगर g कम होगा तो भार भी कम, अगर g बढ़ जाएगा तो भार भी बढ़ जाएगा। किसी चीज को हम अगर बृहस्पति पर लेके जाए, वहां g का मान ज्यादा है, तो g का मान ज्यादा है तो बृहस्पति पर उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मंगल पर लेके जाएंगे, जी का मान पृथ्वी से कम है तो उसका भार कम हो जाएगा। चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो और कम है, और भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। भाई द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। हाँ, भार बदल जाएगा, भार क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा है। लेकिन द्रव्यमान ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। द्रव्यमान को संहिता, मास या इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। अब कह रहा है भार द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, तो इनको तो पढ़ने का ही फिर कोई मतलब नहीं। कह रहा दोनों नहीं बदलेंगे, नहीं, ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वजह हम समझ गए क्यों, क्योंकि जी के ऊपर ये सारी चीज डिपेंड करती है, और द्रव्यमान में जी का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हाँ भार में होता है, इसलिए ये बदल जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी वही बात बता रखी है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। वस्तु या पत्थर का द्रव्यमान एक नियत राशि है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में परिवर्तित होता है। लेकिन भार की बात करें तो ये क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। कारण हम ऑलरेडी जानते हैं, देखो इसको कई बार इस इक्वेशन को लिखा जा चुका है, GME, ई मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। ये जो जी है, देखो पृथ्वी के द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कैपिटल जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जी किस पे डिपेंड करेगी कि जब आर बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, तो जहां जहां पे आर बढ़ता चला जाएगा जी का मान घटता चला जाएगा, जहां आर कम वहां जी ज्यादा। ठीक है, चंद्रमा का ऑलरेडी द्रव्यमान ही चेंज हो गया। चंद्रमा का भाई देखो जी दूसरी किस चीज पर डिपेंड करती है, मास पर। अगर मास कम होगा तो जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसको समानुपाती का रिलेशन कहते हैं, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। इस रिलेशन को जो जी और आर के बीच में है इसको व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन कहते हैं, मतलब एक घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है। अब हम आगे बात करें, देखिए ये कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। कह रहा है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल अगर चला जाएगा तो हाँ भार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही ऑप्शन होगा। द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता कभी भी, ये यहीं से खत्म हो गया। कह रहा वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा। हाँ आगे जाके पढ़ेंगे तुम कह सकते हैं फोटोन के लिए शून्य है, लेकिन वस्तु में जिसमें द्रव्यमान है उसमें तो रहेगा, फोटोन में तो शुरुआत से ही नहीं होता। लेकिन जिस वस्तु में मान लीजिए इस पेन में द्रव्यमान है, ये मान लीजिए 100 ग्राम का है, तो इसमें 100 ग्राम हमेशा रहेगा जब तक हम इसको बाहर की कोई क्रिया करके, इसको तोड़ फोड़ करके इसके द्रव्यमान को घटा ना दें। अपने आप इसका द्रव्यमान कभी घटेगा या बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ये भी गलत, एक ही ऑप्शन बचा, भार ही चेंज हो सकता है। तो गुरुत्वाकर्षण अगर लुप्त हो जाएगा, वस्तु का भार हो जाएगा शून्य, क्योंकि भार क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाया, अभी जो परिभाषा पढ़ी थी यही पढ़ा था ना हमने, लगाया गया बल या लगाया गया, अगर पृथ्वी उस बल को लगाती है तो गुरुत्व कहते हैं, कोई और लगाएगा तो गुरुत्वाकर्षण कह देंगे, और पिंड अगर इस चीज को महसूस कर रहा है तो इसी चीज को भार कह देते हैं। तो कहीं गुरुत्वाकर्षण कहे, गुरुत्व कहे, भार कहे, एक ही मतलब है, अलग अलग नहीं होते। ये कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो पृथ्वी तल से मिलने वाली प्रतिक्रिया शून्य हो जाएगी और वस्तु का भार शून्य प्रतीत होगा, जबकि वस्तु का द्रव्यमान एक निश्चित राशि है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई जो द्रव्यमान है वो क्या है,
हमने गैलीलियो के नियम में पढ़ा था ना कि जड़त्व की माप को ही द्रव्यमान कहा जाता है, तो ये तो असल में क्या है, इनर्शिया है। अब अगर ये इनर्शिया है तो इसका मतलब इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। आगे कहेंगे यदि धरती की घूमने की गति अगर बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, वजन की नहीं, मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर पृथ्वी तेज घूमेगी, तेज घूमने लगेगी तो जी का मान कम होता चला जाएगा, और तेज घूमते घूमते अगर 17 गुना तेज घूमने लग जाएगी तो अभी जो जी है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति कहते हैं, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस कहते हैं। इसका मतलब कि भैया घूर्णन गति बढ़ जाएगी तो जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ जाएगा तो भार भी क्या हो जाएगा। अब आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि धरती के भूमध्य रेखा पर अपकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। तो एक चीज अगर तेज बढ़ेगी तो जी घटेगी, पृथ्वी अगर धीमे धीमे चलेगी तो उल्टा। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ से कहीं जा सकते तो वहां से लौट के भी तो आ सकते हैं, तो अगर तेज चलने पर अगर वो धीमी हो रही है तो धीमी चलने पर बढ़ भी जाएगा। ठीक है, वो फैक्ट आप याद रखिएगा कि 17 गुना अगर तेज चलेगी तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। यदि चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का 1/6 हो जाए तो कह रहा है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। भाई द्रव्यमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जी का मान क्या है, तो ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको फंसाने के लिए दे रखी है। अगर भार पूछेगा तो भार क्या हो जाएगा, भार अगर पूछेगा तो भार हो जाएगा, अगर मान लीजिए उसने भार पूछा होता तब हम जी का मल्टीप्लाई कर देते, m इंटू जी होता है ना भार, तो पृथ्वी पर भार हो जाता 1000 न्यूटन। और भैया चंद्रमा पर भार क्या हो जाता, चंद्रमा पर भार हो जाता 100 गुणा 10/6, मतलब 1000/6। पर ये तो द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान का तो कोई रिलेशन है ही नहीं जी के साथ। 100 किलोग्राम की है तो 100 किलोग्राम की रहेगी, बात खत्म। चलिए, तो चंद्रमा पर भी वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा, 100 किलोग्राम ही रहेगा, वजह कि वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि द्रव्यमान फिक्स ही रहेगा चाहे जो भी कंडीशन क्यों ना हो, और भार अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग बदल जाएगा। चलिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि कह रहा है गुरुत्व नहीं होता है। हाँ भाई, गुरुत्व नहीं होता है। कह रहा है वायुमंडल में श्यान बल बहुत तीव्र होता है, तो वायुमंडल के श्यान बल से उसका क्या मतलब, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, सौर वायु ऊपर की तरफ बल लगाएगी तो जल भुन नहीं जाएंगे यात्री, उसमें क्यों खड़े होंगे भाई। और दूसरा, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, तो उसका भी उससे कोई रिलेशन नहीं है। अंतरिक्ष जरूरी थोड़ी ना है हम कि वायुमंडल वाले इलाके में होंगे, अंतरिक्ष का मतलब ही हम वायुमंडल के पार जा चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे गुरुत्व नहीं होता, इसलिए सीधे खड़े रहने के लिए पृथ्वी हमको जब नीचे की तरफ खींच रही है, इस वजह से हम सीधे खड़े हैं। पृथ्वी अगर हमको, अगर जैसे ये पेन इस तरीके से खड़ा हुआ है, जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं, पृथ्वी अगर खींचना बंद कर देगी तो फिर ऐसे भी लुढ़क सकता है, ऐसे भी। इसको यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ तैरेगा, यहाँ छोड़ेंगे यहाँ तैरेगा, ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे तैरता रहेगा। वही कंडीशन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हो जाती है। ठीक, खड़े इसलिए नहीं रह सकते सीधे क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्व न होने के कारण उन्हें प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, और फिर वो सीधे खड़े होने में अक्षम होते हैं। भाई किसी भी चीज पे खड़े किस आधार पर है, उससे चिपकेंगे कैसे, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। वही चीज तो है जो हमको नीचे की तरफ लगातार उड़ के ऊपर नहीं जाने दे रही है, और वही नहीं है अंतरिक्ष में, तो क्या करेंगे, नहीं खड़े हो सकते। तो वहां पे क्या करेंगे, लगभग तैरती हुई कंडीशन में रहेंगे, भारहीनता की स्थिति में वहां रहेंगे, वहां जी का मान शून्य माना जाता है। ये ऑलरेडी जब हमने लेक्चर लिया वहीं इस चीज को समझा दिया था। अब देखेंगे किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा या कब अधिक मालूम पड़ेगा। कह रहा है लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो, लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की तरफ आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, इसका मतलब त्वरण हो गया 0। कह रहा है समान वेग से नीचे आ रही हो, इसका मतलब त्वरण हो गया 0। त्वरण जब 0 हो गया तो भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म। भाई अगर जब जी में कोई चेंज आएगा तभी ना भार में कोई चेंज आएगा। अब कह रहा है अगर वो नीचे की तरफ आ रही होगी, तो जब नीचे की तरफ आती है लिफ्ट त्वरण के साथ तो भार हो जाता है कम, और जब ऊपर की तरफ जाती है तो भार हो जाता है ज्यादा।
लिफ्ट की 3 कंडीशन होंगी। एक कंडीशन जब लिफ्ट रुकी हो, या एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, या एक समान वेग से नीचे आ रही हो। पहली कंडीशन में 3 बातें हैं, रुकी हो, ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो, लेकिन वेग समान रहे, तो त्वरण 0 होने की वजह से उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लिफ्ट अगर नीचे आ रही होगी तो जी का मान कम हो जाएगा, इसलिए भार भी कम हो जाएगा। लिफ्ट अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही होगी तो जी का मान को ज्यादा काउंट किया जाएगा, इसलिए भार भी बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो कह रहे हैं कि अधिक मालूम पड़ता है और उसकी वजह ये बता रहे हैं। वजह ये है, देखिए, अब इस चीज को अगर आप इस रूप में याद करेंगे तो याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सापेक्ष गति की हमने बात करी थी, तो अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि दोनों बराबर चल रही हैं, तो भाई क्या किया जाएगा कि एक 12 से चल रही है, एक 10 से चल रही है, तो 12 मीटर पर सेकंड वाली में से 10 मीटर पर सेकंड का वेग घटा दिया जाता है, तो सापेक्ष गति निकल के आ जाती है। तो जब भी जी तो हमेशा लगेगा नीचे की तरफ, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो त्वरण हो गया ऊपर की तरफ, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या कर दिया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है, इसलिए भार क्या हो गया, बढ़ गया। अगर नीचे की तरफ आ रही है तब क्या हो जाएगा, भैया नीचे की तरफ आ रही है तो जी भी नीचे की तरफ और ए भी नीचे की तरफ। जब भी त्वरण या वेग सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में घटा दिया जाता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए भार क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ हमको महसूस होगा। चलिए अब इस चीज को देखते हैं केपलर के नियमों के बारे में। अगर हम बात करें तो केपलर ने देखिए क्या किया था, 3 नियम दिए थे। 3 नियमों में उसने ये बोला कि भैया कोई भी जो ग्रह घूम रहा है वो 3 कंडीशनों को फॉलो करेगा या 3 नियमों को फॉलो करेगा। एक तो वो वृत्तीय कक्षा में नहीं घूमेगा, सूरज के चारों तरफ वो कैसे घूम रहा होगा, इस तरह की कक्षा में घूम रहा होगा, और सूरज किसी एक फोकस पर होगा। तो ग्रह कभी यहां होगा और कभी ग्रह होगा यहां, मतलब ग्रह एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा पे चक्कर लगाते हैं, और कभी वो सूरज के पास और कभी दूर होते हैं। और ये जो कक्षा है सूरज उसके किसी एक केंद्र पर स्थित होता है। इस चीज को कहा गया केपलर का प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम। फिर उसने कहा क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रीय चालों का नियम। उसने कहा कि इनकी जो क्षेत्रीय चालें होती हैं वो नियत रहती हैं। मतलब इसका सीधा सीधा अगर आप मतलब चाहें तो जब ग्रह दूर होगा तो तेज चल रहा होगा, और जब धीमे धीमे चल रहा होगा, और पास होगा तो क्योंकि उसको बराबर क्षेत्रफल तय करना है तो वैसी कंडीशन में वो बहुत फास्ट जाएगा। तो यहाँ आएगा तो बहुत फास्ट, और यहाँ जाएगा तो धीरे धीरे, फिर यहाँ बहुत फास्ट, फिर बहुत धीरे धीरे। ये क्षेत्रीय चालों का नियम है। तीसरा नियम है परिक्रमण कालों का नियम। वैसे तो इसको टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, देखो जो दीर्घवृत्त होता है उसमें इस तरीके से हम बांट सकते हैं। तो ये जो आधा हिस्सा है इसे अर्ध दीर्घ अक्ष कहा जाता है, ये जो आधा हिस्सा है इसे अर्ध लघु अक्ष कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि दीर्घ अक्ष के समानुपाती होता है तीसरी घात के। अब इसको ऐसे याद मत करिए, आप अपनी भाषा में इसको ऐसे याद कर लीजिए कि भाई बुध देखिए बिल्कुल नजदीक है, फिर पृथ्वी उससे कहीं ज्यादा दूर है, तो बुध 88 दिन में घूम जाता है, पृथ्वी 365 दिन में घूमती है। मतलब जितनी ज्यादा दूर होगा प्लानेट उतना ही ज्यादा उसको घूमने में समय लगेगा। बृहस्पति और भी ज्यादा दूर है तो बृहस्पति को घूमने में 12 साल लग जाते हैं। और भी आगे जाएंगे तो 88 साल में भी कुछ ग्रह है जो चक्कर लगा रहे हैं सूरज का। इसका मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी परिक्रमण काल या घूमने में लगा समय बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे उपग्रह की। तो ऐसी कोई भी चीज जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है उपग्रह कहलाती है। मतलब ग्रह के सूर्य के चारों तरफ या किसी तारे के चारों तरफ घूमने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्रह। और ग्रह के चारों तरफ घूमने वाली चीज को उपग्रह कहते हैं। अब क्यों, क्योंकि मानव ने बहुत विकास कर लिया है विज्ञान के मामले में। एक तो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा, जो प्रकृति ने बना रखा है। कुछ हमने भी चीजें छोड़ रखी हैं, जो हमने छोड़ रखी हैं उनको मैनमेड या मानव निर्मित या कृत्रिम या आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब भाई ये हो सकते हैं तमाम तरह के, मतलब उनमें से 2 कैटेगरी हम खासतौर से छांटेंगे। अब जैसे उदाहरण की बात करें तो चंद्रमा हो गया नेचुरल, आर्यभट्ट हमारा पृथ्वी का भारत की तरफ से जो सबसे पहले सैटेलाइट छोड़ा गया था उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। उसके बाद भास्कर भी हमने छोड़ा, रोहिणी भी छोड़ा, एप्पल भी छोड़ा, ऐसे बहुत सारे छोड़ रखे हैं। जीसैट नाम से, IRS नाम से हम तमाम सारे हमने छोड़ रखे हैं। अब इनमें से जो उपग्रहों की बात करें तो भैया ये क्या होंगे, ये 2 प्रकार के होंगे। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं
कि देखिए जो उपग्रह हैं ये भू स्थायी होंगे और ये कृत्रिम नहीं, ये कृत्रिम तो है ही, ये जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं ये कृत्रिम उपग्रहों का ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होंगे, इनको हम कहेंगे ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे। तो जो स्थायी उपग्रह हैं वो क्या करते हैं कि जो पृथ्वी की भू स्तर उपग्रह भी इनको कहा जाता है या इनको भूमध्य रेखी भी कहा जाता है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा ऐसे करके है तो ये पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी हो गई, और अगर भूमध्य रेखा के समांतर ऐसे करके घूम रहे हैं और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं, इन उपग्रहों को कहा जाता है भूस्थायी या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब क्योंकि जितनी तेज पृथ्वी घूमती है उतनी ही तेज ये भी घूम रहे होते हैं, इसका मतलब इनको घूमने में 24 घंटे लगते हैं, और पृथ्वी से दूरी अभी हमने कही थी 36,000 किलोमीटर। अब ध्रुवियों की बात करें तो ऊपरी हिस्से को पृथ्वी के, जो पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है तो इसके ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसका मतलब अगर कोई सैटेलाइट ऊपर से नीचे इस तरीके से घूमेगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तो ऐसे सैटेलाइट को हम ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे। ये 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की रेंज में घूमते हैं। अब आगे हम पीएसएलवी, जीएसएलवी वो सब पढ़ेंगे तो अभी इस पर मत ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। पलायन वेग की बात करें तो पलायन का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ के चला जाना। इसका मतलब अगर हम कोई भी चीज फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई भी चीज नीचे आ जाती है, लौट के आ जाती है। अगर मान लीजिए एक लिमिट ऐसी कर दी जाए कि अगर हम उसको इतनी ऊर्जा दे दें तो पृथ्वी की ऊर्जा की जो लिमिट है उसको तोड़ करके बाहर चला जाए, तो वैसी कंडीशन में दी हुई ऊर्जा को हम कहेंगे पलायन ऊर्जा, और जिस स्पीड के साथ वो जाएगा उस स्पीड को या उस वेग को कहेंगे पलायन वेग। तो ऊपर फेंकने पर वस्तु का लौट कर ना आना क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सब पलायन वेग का क्या फिर यूज है, तो पलायन वेग की वजह से ही पृथ्वी पर वायुमंडल है। पलायन वेग अगर नहीं होगा या कम होगा तो वायुमंडल नहीं होगा। जैसे चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 3.5 किलोमीटर पर सेकंड है, क्योंकि वहां पे काफी कम पलायन वेग है इसलिए वहां पे वायुमंडल नहीं है। किसी ग्रह पे वायुमंडल होगा या नहीं होगा ये पलायन वेग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। कक्षीय वेग की बात करें तो इसका मतलब कोई उपग्रह घूम रहा है तो उसको वो घूमेगा उसके कक्षा में घूमेगा तो उसका जो भी वेग होगा कक्षा में घूमने का उसको हम क्या कहेंगे, कक्षीय वेग कहेंगे। और ये क्या कह रहा है कि भैया पृथ्वी अगर मान लीजिए वो उपग्रह नजदीक नजदीक पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आके घूमने लग जाए तो उसका कक्षीय वेग लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। या ये कहिए कि अगर पृथ्वी के नजदीक घूमते हुए उपग्रह के कक्षीय वेग में √2 का गुणा कर दें या 41% बढ़ा दें तो वो उपग्रह हमेशा के लिए छोड़ करके पलायित हो जाएगा, भाग जाएगा पृथ्वी को। उपग्रह का परिक्रमण काल मतलब कि एक उपग्रह जितने टाइम में पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसको परिक्रमण काल या रिवॉल्यूशन टाइम कह देते हैं। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा भाई ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो गैलीलियो द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया, न्यूटन के द्वारा गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। कोपरनिकस के द्वारा ये बताया गया कि भैया सूरज पूरी दुनिया के केंद्र में है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। हालांकि आज ये थ्योरी भी मान्य नहीं है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, जियोसेंट्रिक थ्योरी चला करती थी और ये मानते थे कि पृथ्वी ही पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु है। तो इसका मतलब ये 3 नहीं है, तो जो भी आंसर हो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अभी हमने देखा था कक्षाओं का नियम, जब दूर होगा तो धीमे चलेगा, नजदीक होगा तो तेज चलेगा। दूसरा नियम जिसको हम कह रहे थे क्षेत्रीय चालों का नियम। तीसरा नियम, जो जितना ज्यादा दूर होगा सूरज का चक्कर उतने ही टाइम में लगाएगा, परिक्रमण कालों का नियम। 3 नियम इन्होंने दिए। तो कह रहा है दीर्घवृत्त कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। अभी हमने बात करी थी इनके बारे में, ये 3 नियम इनके द्वारा दिए गए थे। कह रहा पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस चाल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं, पृथ्वी के आमक की तुलना में हम बहुत ही छोटे हैं। पृथ्वी की कक्षा पर पृथ्वी के सापेक्ष हमारी सापेक्ष चाल शून्य है। पृथ्वी का गुरुत्व निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता रहता है और सौर परिवार समग्र रूप से गतिमान है। वो बात भी सही है, लेकिन हम क्यों नहीं महसूस करते हैं भैया, क्योंकि हम लगातार पृथ्वी से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में इसलिए चलती है, मतलब इतना तेज चल रही है 4400 किलोमीटर प्रति घंटा से, इस चाल का अनुभव इसलिए नहीं करते क्योंकि पृथ्वी की कक्षा पर पृथ्वी के सापेक्ष हमारी चाल
शून्य है, जितना पृथ्वी चल रही है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या रहते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसी तल से चिपके रहते हैं, इस वजह से हमको वो फील नहीं हो पाती है कोई भी चीज। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो भाई वो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि उसको जितनी चाल चाहिए वो चाल क्या होती है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्र बल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है। अभी जैसे हमने कहा ना यहाँ पे कि अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है, तो इसका मतलब अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन आर। अब कोई भी बल है तो जाहिर सी बात है अभिकेंद्र बल है तो इसमें त्वरण क्या होगा, अभिकेंद्र त्वरण होगा। अभिकेंद्र त्वरण अर्थात केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण, ऐसा त्वरण जो किसी वस्तु को गोल घुमा दे या उसको चक्कर कटवा दे उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र बल क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी हमने इसको समझ लिया, यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। हमने अभी इसको पढ़ा, अभिकेंद्र बल क्या होता है, केंद्र की तरफ लगता है, केंद्राभिमुखी बल भी इसको कहा जाता है। पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की अपनी कक्षा में कक्षीय चाल कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 7.92। अब इतना डाटा याद रखेंगे तो भाई दिमाग की भी तो एक लिमिट है ना, डाटा ऐसा एग्जैक्ट डाटा न पूछता है न याद रखने की जरूरत है। यदि उपग्रह की कक्षीय चाल इस मान से कम हुई तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटती जाएगी, उपग्रह डाउन होके गिर जाएगा। ऐसा उपग्रह जो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में 84 मिनट का समय लग जाता है। कह पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या है, भैया पृथ्वी पर पलायन वेग का मान हमने अभी पढ़ा था कि जो कक्षीय वेग होता है उपग्रह का उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर, मतलब 8 में √2 का मल्टीप्लाई कर दें मतलब कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये होता है। ठीक, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और वापस कभी लौट कर नहीं आती। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा के बारे में भी हमने बात करी थी, ऐसी ऊर्जा को हम पलायन ऊर्जा कहते हैं और ऐसे त्वरण को हम क्या, सॉरी ऐसे वेग को हम क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है सही एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान रहेगा, अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान है। तो भाई इसमें क्या रॉकेट थोड़ी ना लगा है, तो जो अंतरिक्ष की गति होगी उसी से चलता रहेगा। कैसे भाई, न्यूटन का पहला नियम आपसे क्या कहता है कि भैया जो वस्तु जिस वेग से चल रही होती है उसी वेग से चलती रहती है, जो वस्तु अगर रुकी होती है तो रुकी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। न्यूटन का पहला नियम, तो अंतरिक्ष में हवा तो है नहीं, इसका मतलब घर्षण नहीं लगेगा, घर्षण नहीं लगेगा तो कोई बाहरी बल वहां पे नहीं है। इसका मतलब जब वो यान के अंदर था तब भी यान की गति से चल रहा था, इसलिए जब उसको बाहर छोड़ देंगे तब भी वो उसी गति के साथ आगे बढ़ता रहेगा। अब चलिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो अभी हमने कहा था कि भाई वहां पर क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत कम है, तो इसलिए देखेंगे ये सूर्य के निकट है ना, प्रकाश से सूर्य से प्राप्त करता है प्रकाश को, तो वो तो पृथ्वी भी करती है, मंगल भी करता है, शुक्र भी करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो गैनीमेड है वो भी तो परिक्रमा कर रहा है, यूरोपा है वो भी तो परिक्रमा कर रहा है, भाई बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो उनके पास तो अपना वायुमंडल है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये ठीक नहीं है। अब या तो ये कह दीजिए कि तीनों अगर गलत है तो चौथा सही होगा, या ऐसे पढ़ लेते हैं इसको, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। देखो वर्ग माध्य मूल वेग की बात करें तो ये अधिकतम 8 किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, भले गैस को कितना भी आप गर्म कर लो। तो गर्म करने पर वेग बढ़ता चला जाता है, और यहाँ पे तो आपको सिर्फ कितना मिलेगा, 3.35 के अप्रोक्स है यहाँ पे तो पलायन वेग का मान। तो ये पलायन वेग कम, ये वेग ज्यादा, इसलिए अणु क्या कर जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, पलायन वेग से निकल जाते हैं यहाँ से। लो 3.38 किलोमीटर पर, सॉरी 2.38 होता है। चंद्रमा पर गैस के अणुओं का औसत वेग इससे कहीं अधिक होता है, पलायन वेग कम होने के कारण गैस
अणु चंद्रमा की सतह से पलायन कर जाते हैं। इस कारण चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है। मंगल पर भी वायुमंडल बहुत कम है, उसकी भी यही वजह है कि मंगल पर भी पलायन वेग का मान काफी कम होता है, इसलिए मंगल पर सघन वायुमंडल नहीं है। बृहस्पति पर बहुत ज्यादा होता है पलायन वेग का मान, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा सघन वायुमंडल है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करते हैं। यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अंतरिक्ष में चली जाएगी भैया। अब इसमें एक तो ये नहीं बताया, प्रॉब्लम ये है कि पृथ्वी से फेंक रहे हैं, पर हम मान के चलेंगे पृथ्वी से फेंक रहे हैं, तो पृथ्वी से बाहर जाने के लिए इतना होना चाहिए। अब अगर इससे कम है तो 8 किलोमीटर पर सेकंड का आपको याद होगा कि कोई सैटेलाइट पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक घूमता है तो उसका वेग लगभग यही होता है। इसका मतलब वो सैटेलाइट की तरह घूमती रहेगी और एक कंडीशन में वापस लौट आएगी। फिर तो क्या कह रहा है ये, 8 किलोमीटर से अंतरिक्ष में फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी से पलायन करने के लिए वस्तु का वेग क्या होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। घूमेगी, घूमने के बाद कभी ना कभी, चाहे वो कितने भी टाइम बाद गिरे, लेकिन गिर जरूर जाएगी। ठीक है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अविकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो भैया अविकेंद्र बल कहां से मिलेगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अविकेंद्र बल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए पृथ्वी सूरज में जाके नहीं गिरती, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी में आके नहीं गिरता, और इसीलिए बाकी के सैटेलाइट भी पृथ्वी में नहीं गिरते हैं। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? mv²/r या अविकेंद्र बल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे देखेंगे तो बिल्कुल निरंतर कक्षा में गति करता रहता है। उसकी वजह ये क्या है, उसका कारण क्या है? कोई भी चीज गोल क्यों घूमती है? गोलीय बल, गोलीय बल को कहते हैं अविकेंद्र बल, या जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसकी वजह से घूमती है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। यह वह बल है जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी कक्षा पर परिक्रमण काल के बराबर हो। ठीक है, भूपग्रह मतलब एक्चुअली नाम है इसका भू स्थिर उपग्रह। ऐसा उपग्रह जिससे पृथ्वी स्थिर दिखती हो, या ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से स्थिर दिखता हो। पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है तो ये भी 24 घंटे में घूमता है। ठीक, 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस फैक्ट की भी चर्चा करी थी, वही वाला उपग्रह है। आइए, अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? कह रहा है अपकेंद्र बल, ना ना ना, अविकेंद्र बल। अविकेंद्र बल का यहाँ पे नाम क्या दे रखा है? केंद्राभिमुखी बल। और कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कह रहा है कोई अन्य बल। अरे कमी ना देता तो फिर तो ये भी हो जाता, हाँ गुरुत्वाकर्षण बल ही अविकेंद्र बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें तो गड़बड़ होगी ऑप्शन में, तो यही एक बचेगा। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर इसलिए चक्कर लगाता है क्योंकि उसको सेंट्रीपेटल फोर्स या अविकेंद्र बल लगातार उस पर लगता रहता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अविकेंद्र बल को प्रोत्साहित करता रहता है, प्रदान करता रहता है, जिससे वस्तु लगातार घूमती रहती है। अभी हमने इसका नाम भी mv²/r थोड़ी देर पहले ही लिखा था इसका इक्वेशन। ठीक है, ऑलरेडी ये सारे फैक्ट हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए इसको, कह रहा है कथन में कह रहा है जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियत गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता, क्योंकि उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। हाँ भाई, चाल तो स्थिर रहती है, वेग तो बदलता रहता है, क्योंकि वृत्तीय गति में अगर कोई चीज घूमती है तो उसका वेग स्पर्श रेखीय होता है। यहाँ होगा तो ये, यहाँ होगा तो ये, और यहाँ होगा तो ये। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो कह रहा है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कह रहा है दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। कह रहा है ए सही आर गलत। कह रहा है ए गलत है और आर सही है। और ई कह रहा है कि भैया हम इसको कोई आंसर करना नहीं चाहते। तो अब आप समझ गए इसका क्या आंसर करना है। कह रहा है बी विकल्प बी के अनुसार अभिकथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। देखिए फिर से देखते हैं कथन को क्या है। ये बात बिल्कुल सही है, हाँ ये सही है, लेकिन इसका मतलब अगर वो कहता कि वृत्तीय गति में घूमता रहता है, क्योंकि कोई अब ये कहता कि एक उपग्रह वृत्तीय गति में लगातार घूमता रहता है, क्योंकि अगर ये क्योंकि उपग्रह की दिशा लगातार बदलती रहती है, ये ना कह करके, वेग ना कह करके, बस वो इतना कहता कि लगातार घूमता रहता है,
क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में बनाए रखता है। तब तो ये हो जाता कि अभिकथन की ए की आर सही व्याख्या कर देता। क्योंकि इस केस में क्या हो गया कि उसने वेग का एक फैक्टर जोड़ दिया, वेग का जोड़ दिया, तो ये स्टेटमेंट हो गया अलग और ये हो गया अलग, दोनों सही है, ये बात भी सही है। ठीक, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी उसी बात को फिर इसमें रिपीट करके लिखा गया है। और अभिकेंद्र बल काम करता है, यह पृथ्वी द्वारा जो उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये फैक्ट देखिए कितनी बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन में, बार बार आपसे एक ही चीज पूछी जा रही है कि बताइए, बताइए काम करता है कि नहीं करता है, बताइए कि किस बल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे जब घर्षण पढ़ेंगे तो वहां पे और भी चीजें इंटरेस्टिंग आएंगी। अब यहाँ पे ये जो सेशन है ये होता है समाप्त। अब देखिए इसमें एक बात और फिर आपसे मैं दोबारा से कहूंगा कि जैसे हमने जब चर्चा करी तो उसमें काफी सारे फैक्टों को हमने लिखा, तो फैक्ट आप क्या कर सकते हैं इस बुक में सीधे सीधे डायरेक्ट आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो यहाँ जैसे आप देखते चले जाएंगे, साथ में बुक भी पढ़ते चले जाइए, तो इससे रिवीजन अच्छा हो जाएगा। बुक पे कलर वगैरह करते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, तो वो भी एक बड़ा एक सही तरीका है पढ़ने का। क्या करिए आप इस बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए। अच्छा, इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से 4 बुक्स और है प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे लिखी गई है। अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो आप ये 4 बुक भी ले लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर लगातार 4 और भी टीचर इन चारों बुकों को अलग अलग कवर करा रहे हैं। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।